हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल KRC जहाँ सिलेक्शन एग्जिट है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं सिविक्स का वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी बिहार शिक्षक बहाली होने वाली है, तो आप सबों के लिए ये जो टॉपिक शुरू हो रहा है ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो आप लोग देखना ना भूलें। बिहार दरोगा, बिहार SSC और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी को। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को कब पारित किया गया? 1773 को। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत कहा जाने लगा? तो क्या होगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, कहाँ पर? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को कब पारित किया गया? तो 1784 को। ठीक है ना, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 को। ये VBI है, आप लोग जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। ठीक है, और इसके द्वारा एक और चीज़, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का भी गठन किया गया था। ठीक है, किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कब हुआ था? 1784 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। यह किस एक्ट के तहत? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला पॉइंट है, भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीना गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा था। ये 1813 एक्ट के तहत ही था। ठीक है, अगला पॉइंट है, 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली। ठीक है, ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली किसके तहत? 1813 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया था। ठीक है ना, किस एक्ट के तहत? 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इस अधिनियम को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा टफ होता है। तो सभी एक बार दो बार जरूर इस वीडियो को देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। VBI क्वेश्चन है ये। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा किस एक्ट के तहत? तो 1833 एक्ट के तहत। ठीक है ना, 1833। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया। तो किस एक्ट के तहत? 1833 एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। VBI क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। किस एक्ट के तहत? तो 1833 एक्ट के तहत। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा? था 1858 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, भारत से मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। कब? 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। मतलब 1857 की क्रांति खत्म हुई और उसके बाद 1 साल बाद इसको खत्म कर दिया गया था, मुगल सम्राट के पद को। ठीक है, अगला पॉइंट है, 1858 अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। ठीक है ना, गवर्नर जनरल के हाथ से लेकर सीधे अंग्रेज को हाथों में दे दिया गया। ठीक, किस अधिनियम के तहत? तो 1858 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, इसके अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल पद को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, भारत में सचिव पद का सृजन किया गया था। भारत में सचिव पद का सृजन कब किया गया? 1858 के एक्ट के तहत।
ठीक है ना। अभी हम लोग 1858 का एक्ट पढ़ रहे हैं, भारत शासन अधिनियम, तो उसी के अनुसार ये क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था किस अधिनियम के तहत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, 1858 के भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए। बीबीआई क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग होगा। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो ये भी होगा लॉर्ड कैनिंग। ये कब था, तो 1857 के समय। क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी कब? तो 1861 के भारत शासन अधिनियम। अब 61 वाला अधिनियम आ गया। ठीक है ना। अध्यादेश जारी करने का शक्ति कब मिला? तो 1861 के अधिनियम के तहत। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कब कर दिया गया था? तो 1 जनवरी 1874 को। 1 जनवरी 1874 को। तो ये जो आपका पॉलिटी चल रहा है, सिविक्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एडुटेरिया का ऑनलाइनर है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान से देखें। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर मुझे बोलने में कहीं पर भी कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश पूरा करता हूँ कि आपको कभी गलत ना बताऊँ। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो 1892 का भारत शासन परिषद अधिनियम। ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, 1892 के अधिनियम के अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था कब? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम में दिया गया? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम। ठीक है। अगला पॉइंट है, 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 1909 के अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। बीबीआई क्वेश्चन, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। बीबीआई क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। तो 1919 अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। बीबीआई क्वेश्चन। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों तथा यूरोपियों के लिए भी निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। ठीक है। ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। क्या किया गया? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, वैधानिक आयोग का गठन किया गया। वैधानिक आयोग का गठन किया गया। अगला पॉइंट है, 1919 अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1919 अधिनियम को हम लोग क्या जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उस समय जो है चेम्सफोर्ड जो था भारत का गवर्नर जनरल था। अगला पॉइंट है आपका, केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना कब की? केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। अगला पॉइंट है, 1935 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। 1935 के अधिनियम के तहत क्या किया गया? प्रांत में द्वैध शासन जो था उसको खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ठीक। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक। 1937 में ये अलग हुआ था।
अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी और यह अधिनियम भी 1935 में ही हुआ था। अगला पॉइंट है, 1935 अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ठीक है, ब्रेक है लेकिन इंजन ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कटाक्ष था। अगला पॉइंट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब प्रस्तावित किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को। अगला पॉइंट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराओं की संख्या कितनी थी? तो 20 धाराएं थी। ठीक है, 1947 के अंतर्गत कितनी धाराएं थी? तो 20 धाराएं थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारतीय संविधान के निर्माण में बनी समिति और उसके अध्यक्ष को देखते हैं। संघीय संविधान समिति, क्वेश्चन पूछेगा आपके कि भारतीय संविधान के संघीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये पांचों जरूर याद रखेंगे, VVI है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था किस योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण हेतु कब चुनाव किया गया? तो 1946 में। अगला पॉइंट है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 जो थे वो अपने देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, कि एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। संविधान सभा का जो चुनाव कराया गया था 1946 में, इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 389, 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र के थे और 93 देशी रियासत के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। दूसरा पॉइंट है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला पॉइंट है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। VVI क्वेश्चन है। ठीक है ना, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया 1946 में और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला पॉइंट है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र महिला मुस्लिम थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू को। कब? तो 1946। अगला पॉइंट है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो 22 जनवरी 1947 को। अगला पॉइंट है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, अंगीकृत किया गया या अंगीकार किया गया, कुछ भी दे सकता है आपका। ठीक है ना, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, अंगीकृत किया गया या अंगीकार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान में, मूल मतलब जब संविधान बना तो उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, VVI ये क्वेश्चन है आपके लिए। भारत में मूल संविधान में कितने? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। अगला पॉइंट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को।
अगला पॉइंट है भारत के लिए अलग संविधान सभा की गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार किसने दिया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में, स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? तो के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया। अगला पॉइंट है किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था? तो बेरुवारी वाद में, बेरुवारी वाद, ठीक है। अगला पॉइंट है किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? तो केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद। ये VVI क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द, तीनों एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, एकदम 100% आएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 वर्ड जो है ना 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, ठीक है, प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला पॉइंट है आपका संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय एवं स्वतंत्रता का उल्लेख क्रमशः किया गया है, ठीक है। तो न्याय जो है वो 3 प्रकार का है और स्वतंत्रता जो है वो 5 प्रकार का है, ठीक। तो संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। संविधान के स्रोत को देखते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है अपने संविधान में, ठीक है। तो देखिए यहाँ अमेरिका के बारे में दिया है कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो बहुत सारे चीज़ों को देखिए यहाँ से लिया गया है। अमेरिका से हम प्रस्तावना को लिए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिए हैं, संविधान की सर्वोच्चता लिए हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान है उसको भी अमेरिका से लिया गया है, वित्तीय आपात भी अमेरिका से लिया गया है। तो ये सारे चीज़ जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ क्या क्या लिया गया। वित्तीय आपात को लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना, ये सारे चीज़ अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली को लिया गया, ठीक। तो ये जो है 4-5 पॉइंट जो है वो ब्रिटेन से लिया गया। अब देखते हैं आगे ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। देखिए 2 चीज़ें, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होता है बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन जो है वो भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से 4 चीज़ है जो चारों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, देखिए आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को या सिद्धांत को लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन जो होता है वो भी लिया गया है आयरलैंड से। तो 3 चीज़ आयरलैंड से। आगे कनाडा से संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो भी कनाडा से ली गई हैं और राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया भी कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है अगला दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है वो देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है, ठीक है। संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है आगे जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया, तो आपातकाल की व्यवस्था ली गई है, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल। रूस से तो मौलिक कर्तव्य, रूस से मौलिक कर्तव्य। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, ठीक है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये सारे चीज़ जो है आप लोग एकदम 1 बार 2 बार जरूर देखिएगा तो जल्दी से याद होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली। फजल अली इसके अध्यक्ष थे और सदस्य जो थे वो हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पनिक्कर जी थे, ठीक। अगला पॉइंट है आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित कब किया गया था, तो 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब पारित किया गया, 1956 में। अगला पॉइंट है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या कितनी है, तो भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है, 5 क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट अगला पॉइंट
भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दूसरे अनुसूची में। जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था में पदाधिकारी हैं उनके पेंशन वेतन का जो उल्लेख है वो दूसरे अनुसूची में है। नेक्स्ट है, पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख कहाँ किया गया? तो तीसरे अनुसूची में। ठीक है, तीसरे अनुसूची में किया है। और प्रथम अनुसूची में तो आपको पता ही है, राज्यों के बारे में है। ठीक है ना, राज्य संघ क्षेत्र सबके बारे में। अगला पॉइंट है, विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राजभाषा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया। ठीक है ना, विभिन्न राज्यों मतलब 28 राज्य एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो उल्लेख है किस अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण का उल्लेख जो है वो 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं उनके नियंत्रण का उल्लेख जो है वो 5वीं अनुसूची में। अगला पॉइंट है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख जो किया गया है वो 6ठी अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, संघ सूची राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो वो है 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची ये तीनों कहाँ है? तो 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं का, वो कहाँ है? तो 8वीं अनुसूची में। 22 भाषाओं का उल्लेख किस में है? तो 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किस में किया गया? तो 9वीं अनुसूची में। संपत्ति के अधिग्रहण किस में है? तो 9वीं अनुसूची में। अगला पॉइंट है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख तो 10वीं अनुसूची में। दल बदल किस में है? तो 10वीं अनुसूची में। संपत्ति का अधिग्रहण 9वीं अनुसूची में। 22 भाषाओं का उल्लेख तो 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को काम करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में, अनुच्छेद 243 के जी तक। ठीक है, अनुच्छेद 243 के जी में बताया गया है ये। पंचायती राज को काम करने के लिए कितने विषय हैं? 29 विषय। किस अनुसूची में? तो 11वीं अनुच्छेद तो 243 के जी। अगला पॉइंट है, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये कहाँ है? तो 12वीं अनुसूची में। और ये अनुच्छेद जो है 243 के डब्ल्यू में, 243 के डब्ल्यू में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ और त्याग पत्र, कौन किसको त्याग पत्र देता है और किसके समक्ष शपथ लेता है उसके बारे में देखते हैं। प्रथम है राष्ट्रपति। तो मुख्य न्यायाधीश के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके समक्ष ये शपथ लेते हैं और त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देता है। ये दोनों राष्ट्रपति में। प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देता है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये भी राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट है राज्यपाल। तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे उसके समक्ष ये शपथ लेगा और राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र देता है। मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है और राज्यपाल को ही त्याग पत्र देता है। तो ये VVI टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए वेतन, विभिन्न पदाधिकारियों के मासिक वेतन अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले बढ़ा है तो उसको ढंग से याद कीजिए। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलता है, राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख। ठीक है, राष्ट्रपति को 5 लाख, लोकसभा के अध्यक्ष को 4 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख। ठीक है, अब राज्यपाल को 3.5, राज्यपाल को कितना मिलता है? तो 3.5, राज्यपाल को तो 3.5, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो 2.5 लाख, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो 2.5 लाख। नेक्स्ट है आगे, भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तीनों ढंग से याद करेंगे। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और कहाँ से कहाँ अनुच्छेद? तो 1 से 4 तक। भाग 2 में देखिएगा 5 से 11 अनुच्छेद तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई, VVI क्वेश्चन। भाग 2 में
नागरिकता के बारे में चर्चा है 5 से 11 अनुच्छेद तक। भाग तीन जो है वो मौलिक अधिकार है। इसमें भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में बताया गया है आपका नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51। भाग 4 के क में क्या है, मूल कर्तव्य है, और यह अनुच्छेद 51 के क में है। ठीक है, 51 के क में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। भाग 5 में देखेंगे हम लोग संघ के बारे में चर्चा की गई है। भाग 5 में क्या है, संघ है, और अनुच्छेद जो है 52 से 151 तक है, 52 से 151 तक। छठा भाग देखते हैं। छठा भाग में जो है वो राज्यों के बारे में चर्चा है, राज्य के बारे में चर्चा है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। ठीक है। 7वें भाग में देखेंगे। 7वें भाग में क्या है, पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य। ठीक है ना, पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य का प्रावधान है, और यह अनुच्छेद 238 में बताया गया। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, मतलब केंद्र शासित क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ये 239 से 242 तक है, 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में। भाग 9 में देखेंगे पंचायत के बारे में बताया गया। भाग 9 में क्या है, पंचायती राज के बारे में बताया गया है। 243 के क से लेकर 9 तक बताया गया है। ये अनुच्छेद 243 के क से 9 तक। अगला है 9 के क। भाग 9 के क में जो है नगर पालिका के बारे में बताया गया है। 243 के त से लेकर 243 के य छ तक। ठीक है, तो ये 9 के क में है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। भाग 9 के ख। भाग 9 के ख में जो बताया गया है सहकारी समिति के बारे में। सहकारी समिति के बारे में 243 के य ज से लेकर य न तक बताया गया है। अगला पॉइंट है भाग 10। भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में चर्चा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र के बारे में चर्चा है, अनुच्छेद 244। नेक्स्ट है भाग 11। भाग 11 में है संघ राज्यों के मध्य संबंध। संघ और राज्यों के मध्य संबंध, ये अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12। भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद। वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद, ये 264 से लेकर 300 क तक है। अगला है भाग 13। भाग 13 में भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, वाणिज्य एवं समागम, ये अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। भाग 14 में बताया गया संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के बीच सेवाएं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से लेकर 323 तक। 14 के ख। भाग 14 के ख में अधिकरण, अधिकरण के बारे में बताया गया है, 323 के क से ख तक। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। भाग 15। भाग 15 में जो है निर्वाचन के बारे में चर्चा है। निर्वाचन जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है, 324 से लेकर 329 तक। अगला पॉइंट है भाग 16। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 330 से 342 तक। भाग 17 में है राजभाषा, VVI। भाग 17 में राजभाषा, ये VVI है, 343 से 351 तक। ठीक है। निर्वाचन भी जो था भाग 15, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 352 से 360 तक। ठीक, अनुच्छेद 352 से 360 क्या है, आपात उपबंध है। अगला पॉइंट है भाग 19। 361 अनुच्छेद से 367 तक है, इसमें प्रकीर्ण के बारे में बताया गया, कुछ खास नहीं है। भाग 20 को देखेंगे, VVI है, अनुच्छेद 368 सिर्फ अकेले है, संविधान में संशोधन करना, ये बताया गया भाग 20 में, अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है भाग 21। भाग 21 में 369 से 392 तक चर्चा किया गया है। अस्थायी विशेष उपबंध है, अस्थायी एवं विशेष उपबंध है। भाग 22 और लास्ट 393 से 395 तक है। संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ है। ठीक है, संक्षिप्त नाम के बारे में चर्चा है और हिंदी में प्राधिकृत पाठ के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ, तो 393 से 95 तक, भाग 22 में। ठीक, तो ये अनुसूची भाग आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, और अनुच्छेद तो देखना ही देखना है आपको। तो नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकार से। भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त होगी? तो 5 प्रकार से। अगला पॉइंट है, भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है? तो 3 प्रकार से। भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। और प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो 5 प्रकार से। अगला पॉइंट है, भारतीय नागरिकता अधिनियम को कब पारित किया गया? तो 1955 में। 1955 में। अगला पॉइंट है, भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भाग 3 को। भाग 3 को, ठीक है, जिसमें मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्रमशः जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो सर्वोच्च न्यायालय में 32 अनुच्छेद के तहत और उच्च न्यायालय में जो है 226 अनुच्छेद के तहत। ठीक। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात जो है किस अनुच्छेद में है? विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अगला पॉइंट है, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध का वर्णन किया गया है, वो अनुच्छेद 15 में है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है, वो है अनुच्छेद 16 में। ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है अनुच्छेद 16 में। ठीक। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख जो है अनुच्छेद 17 में है, ये छुआछूत के बारे में है। ठीक है। नेक्स्ट है, उपाधियों के अंत का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 18 में VBI है। ये सारे अभी VBI चल रहे हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद तो आप लोग पूरा ऐसे इस बुक में ही पूरा VBI क्वेश्चन का संग्रह है, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, अच्छे से याद करें, आपके लिए एकदम कारगर सिद्ध होगा। मुझे विश्वास है और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन 100% ऐसे क्वेश्चन आते ही आते एग्जाम में। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता के अधिकार का पत्र उल्लेख जो किया गया है वो किस में है? तो अनुच्छेद 19 में। ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19। नेक्स्ट, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 20 में। अपराधों के दोष सिद्धि का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ किया गया? तो अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 21 में। अगला पॉइंट है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 के क में। अनुच्छेद 21 के क में। अगला पॉइंट है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव के साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार, श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में। ठीक है। अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट पॉइंट है, 14 से कम आयु के बच्चे को कारखाना में कार्य करने हेतु प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकार के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तो स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का। तो ये तो टोटल जो है 6 प्रकार के जो आपका है मौलिक अधिकार भाग 3 में है, उसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या है, तो अच्छे से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कितने प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 6 प्रकार के, जो अभी आपने ऊपर देखा। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख, तो अनुच्छेद 19 के ए में। अनुच्छेद 19 के ए में। ठीक है। अनुच्छेद 19 के ए में। अब 19 में क्या क्या है जो आपको 6 प्रकार के स्वतंत्रता मिले हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है। ये स्वतंत्रता आपको मिला है और ये जो मौलिक अधिकार जो है हमारा, ये इतने जो है अनुच्छेद में बांटे गए हैं, उसके बारे में चर्चा है। तब स्वतंत्रता के अधिकार को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के बी में क्या है? शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के डी में क्या है? तो आवागमन, मतलब कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के ई में है निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता।
किसी भी राज्य में जाके बस सकते हैं, रह सकते हैं। अनुच्छेद 19 के जी में तो व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये भारत की जनता का स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 में है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 29 में है। अगला पॉइंट है अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना का उल्लेख, तो अनुच्छेद 30 में। शिक्षा संस्थान का उल्लेख जो किया गया है वो 30 में। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद 32। VVI क्वेश्चन, संविधान की आत्मा को अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, किसने कहा, तो भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के रीट जारी किए जा सकते हैं, तो ये है 5 प्रकार के। अगला पॉइंट है आपका राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 36 में। नेक्स्ट पॉइंट है किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, तो यह अनुच्छेद 37 में बताया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, यह है अनुच्छेद 37 में। अगला पॉइंट है राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किस में किया गया है, राज्य लोक कल्याण का उल्लेख अनुच्छेद 38 में किया गया है। नेक्स्ट है सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 39 के क में बताया गया है। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन 39 की क में। अगला पॉइंट है ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख, तो अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 41 में। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है प्रसूति सहायता एवं काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में, तो 44 में। नेक्स्ट है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किस में किया गया है, अनुच्छेद 45 में। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45। नेक्स्ट SC ST एवं दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अन्य हितों की वृद्धि के लिए जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 46 में, ठीक है। अनुच्छेद 46 में। अगला पॉइंट है मद्यपान निषेध, पोषाहार स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 47 में। नेक्स्ट है कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किस में किया गया, तो अनुच्छेद 48 में। कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख, तो अनुच्छेद 48। अगला पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किस में किया गया, तो अनुच्छेद 48 के का। अनुच्छेद 48 के का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों का संरक्षण का उल्लेख किस में है, तो अनुच्छेद 49 में। राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों का जो संरक्षण होगा वो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 49 के तहत। नेक्स्ट है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का उल्लेख जो है अनुच्छेद 50 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख, तो अनुच्छेद 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी, ये कहा था KT शाह ने। KT शाह। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के द्वारा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति के तहत जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है वर्तमान में। नेक्स्ट है भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो वो होती है राष्ट्रपति में। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख किसमें किया गया, तो अनुच्छेद 54 में। निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है, तो अनुच्छेद 54 में। कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। ये अनुच्छेद 53 में बताया गया, अनुच्छेद 53 में। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा वो अनुच्छेद 52 में है, ठीक है। ये भी याद रखें। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते कौन कौन, तो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अगला पॉइंट है 17वें संविधान संशोधन द्वारा किन 2 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया,
तो दिल्ली एवं पुदुचेरी, दिल्ली एवं पुदुचेरी, इन दो राज्यों, केंद्र शासित राज्यों के जो है ना सदस्य भाग लेते हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति के कार्यकाल पदावधि का उल्लेख किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 56 में। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में कितना पैसा जमा करना होता है? तो 15,000। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता का उल्लेख किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 57। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 58 में। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो 58 में बताया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञा ज्ञान का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 60 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 108 में किया गया है। कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? तो 108 के तहत। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 111 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रदान की है किस अनुच्छेद में? तो 123 में, 123 में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संविधान का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति को। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो वो है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। अगला पॉइंट है, किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, यह जो है अनुच्छेद 64 में उल्लेखित है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह उल्लेख है अनुच्छेद 64 में। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं कौन कौन? तो संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 के 1 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 के 1 के द्वारा होता है, अनुच्छेद 75 के 1 के द्वारा। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 15%। ठीक है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 15%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट है, आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? तो 18 मंत्रालय थे। ठीक, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने कभी अपना चरण जो है लोकसभा में रखा ही नहीं था, इस तरीके से याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना, वो मात्र 13 दिन तक के लिए अटल थे। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए अटल थे, बाद बाकी हट गए। नेक्स्ट है, भारत की संसद का निर्माण जो होता है किसको मिलाकर? भारत की संसद का निर्माण जो होता है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर होता है। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है,
भारतीय संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 79 79। राज्यसभा का उल्लेख तो अनुच्छेद 80। लोकसभा का उल्लेख तो 81। ठीक है, संसद हो गया 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, 550। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, या लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो 84 को। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 को। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? तो 47 को। ठीक है, 47 को। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47। अगला पॉइंट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 1989। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने हेतु आयु सीमा? तो 25 वर्ष, 25 वर्ष। अगला पॉइंट है, आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय तक वृद्धि किया जा सकता है? तो 1 वर्ष, 1 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद के अधिवेशन को गठित करने हेतु गण पूर्ति संख्या होनी चाहिए कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/10। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। धन विधेयक को पेश किया जाता है लोकसभा के द्वारा, धन विधेयक को तो लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो 50 सदस्यों का, 50 सदस्यों का। ठीक है, 50 सदस्यों का। लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है लोकसभा सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर का शॉर्ट नाम जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष? तो मीरा कुमार। अगला पॉइंट है, किसी संसद सदस्य की योग्यता अयोग्यता से संबंधित विषयों पर कौन अंतिम निर्णय लेगा? तो चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है, चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति। कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशनों कार्यवाही से अनुपस्थित रह सकता है? तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो 60 दिन, 60 दिन। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी, महान्यायवादी। नेक्स्ट है, किसे संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? वो है महान्यायवादी। नेक्स्ट, महान्यायवादी की नियुक्ति की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 76 के अनुसार। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 148। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे मानते हैं? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 266 में। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है, कौन कौन है इसको देख लीजिए। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। चौथा है, कोई ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, वो सब संचित निधि से दिया जाता है। भारत के आकस्मिक निधि का उल्लेख जो है वो है अनुच्छेद 267 में, आकस्मिक निधि। नेक्स्ट, भारत का आकस्मिक अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो 1950 में, 1950 में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी नियमों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में। अगला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो 65 वर्ष। अधिकतम कितना है? 65 वर्ष। भारत में लोकहित मुकदमा PIL की अवधारणा
लाने का श्रेय किसे जाता था? न्यायमूर्ति PN भगवती को। ठीक है, PN भगवती। अगला पॉइंट है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का कैसा क्षेत्राधिकार है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक। भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है? अपीलीय अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? तो अनुच्छेद 129। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया? तो अनुच्छेद 215 में। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। उच्च न्यायालय है, ठीक है, हाई कोर्ट। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? उच्च न्यायालय तो 25। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य के समस्त कार्यपालिका का कार्य संपादित किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल के नाम से, राज्यपाल के नाम से। अगला पॉइंट है, राज्य के मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। अगला पॉइंट है, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, राज्यपाल। राज्य विधानमंडल को 17वां एवं उसका 17वां अथवा विघटन करने का अधिकार किसको है? तो राज्यपाल को है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो 169 में। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का उल्लेख जो है 169 अनुच्छेद में। नेक्स्ट है, विधानमंडल का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो विधान परिषद को। विधानमंडल का उच्च सदन तो विधानमंडल को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का कितना होना चाहिए? तो 1/3, 1/3। नेक्स्ट है, वर्तमान में 2022 तक भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 2006 क्वेश्चन है, वर्तमान में 2022 तक भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6। नेक्स्ट है, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अगला पॉइंट है, विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6, 1/6। नेक्स्ट पॉइंट है, विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम आयु कितनी है? तो विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60। नेक्स्ट है, विधानसभा का सदस्य बनने हेतु आयु कितनी चाहिए? न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। अगला पॉइंट है, राज्य का मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 167 में। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख 167 अनुच्छेद में। केंद्र शासित प्रदेशों में शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, विभिन्न प्रकार की सूचियाँ एवं विषय के बारे में देख लेते हैं। संघ सूची में क्या क्या आता है, राज्य सूची में क्या आता है और समवर्ती सूची। तो सबसे पहले देखिए, संघ सूची में मूल्य 97 विषय है, राज्य सूची में मूल्यतः 66 विषय है और समवर्ती सूची में जो है 47 विषय है मूल्यतः। ठीक है, तो रक्षा जो है वो संघ सूची में आता है, विदेशी मामले संघ सूची में, जनगणना भी संघ सूची में आता है, रेल परिवहन संघ सूची में, टेलीफोन संघ सूची में, डाक एवं तार संघ सूची में, अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है ये भी संघ सूची में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य सूची में देख लेते हैं, कृषि आता है, स्थानीय स्वशासन आता है, लोक व्यवस्था, कारागार,
भू राजस्व, सिंचाई और पुलिस। ठीक है, ये सब राज्य सूची में आते हैं। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है, समाचार पत्र समवर्ती सूची, परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची, वन आता है समवर्ती सूची में, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची में, कारखाना भी समवर्ती सूची में, और आर्थिक जो है नियोजन ये भी समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है, संसद को राष्ट्र हित को ध्यान में रख राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 249 में। ठीक है, अगला पॉइंट है, संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो मिला है वो है अनुच्छेद 253 में। ठीक है, अनुच्छेद 253 में। अगला पॉइंट है, केंद्र एवं राज्यों में राज्य संबंधों पर आधारित सरकारिया आयोग, किसका आयोग? सरकारिया आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो 1983 में। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र एवं राज्य संबंध से। ठीक है, ये 1983 में गठित हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंध सुधार हेतु अंतिम रिपोर्ट कब पेश किया? तो 1987 में। अंतिम रिपोर्ट कब पेश किया? 1987 में। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु पुंछी आयोग का गठन कब किया? तो 2007 में। पुंछी आयोग का गठन 2007 में। अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 262 में। 262 में। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में। अगला पॉइंट है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया था? तो के संथानम। अगला पॉइंट है, केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का उल्लेख अनुच्छेद 280 में 22 नवंबर 1991 के द्वारा ये गठित हुआ था। ठीक है, वित्त आयोग। अगला पॉइंट है, सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। ये अनुच्छेद 1993 से शुरू हुआ था। 1993 से। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या 5 होती है। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित, ठीक है ना, अध्यक्ष सहित 5 होते हैं। अगला पॉइंट है, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 243 के आई में। अनुच्छेद 243 के आई में। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो एन.के. सिंह, जिनका कार्यकाल 2021 से 26 तक है। एन.के. सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कब किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यह अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष। नेक्स्ट है, विधि आयोग के सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था। कब? तो 1926 में। किस आयोग के सिफारिश पर? तो विधि आयोग के सिफारिश पर। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1926 में। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। अगला पॉइंट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को।
नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला पॉइंट है 1993 के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को बनाया गया था 3 सदस्यीय आयोग, इससे पूर्व 1 सदस्यीय था, इससे पूर्व 1 सदस्यीय था। सॉरी। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो, जो पहले पूरा हो। अगला पॉइंट है भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो 1982 केरल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है। नेक्स्ट है VVPAT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है, ट्रायल, ठीक है, ऑडिट ट्रायल। अगला पॉइंट है किस वर्ष से चुनाव आयोग द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया था? 1993 में। 1993 से फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया मतदान में। अगला पॉइंट है परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। पहली परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1952 में, ठीक है, 1952 में। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद अपने राज्यों में राज्यपाल, 4 तो हो गए। उसके बाद 5वें नंबर पर आते भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष 6ठे नंबर पर, ठीक है। उसके बाद में आते हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, और 8वें नंबर पर आते हैं वो राजदूत। नेक्स्ट है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 में। अध्यक्ष थे बीजी खर्रे, बीजी खर्रे। नेक्स्ट है वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं का 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया? तो 22 भाषाओं का, 22 भाषाओं का। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, 1967 के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुर, कोंकणी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली और डोगरी बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 में, 2003 में। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 350 के क, अनुच्छेद 350 के क। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 में, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो वो 3 प्रकार के आपातकाल है। एक होता है राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 में है, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, ये 356 में है, और तीसरा है वित्तीय आपात, वो 360 में, ठीक है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपात है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है अनुच्छेद 358 के अंतर्गत, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति अनिवार्य है? तो 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को, अनुच्छेद 20 एवं 21 को। अगला पॉइंट है भारत में पहली आपातकाल की घोषणा की गई थी 1962 में चीनी आक्रमण के समय, चीनी आक्रमण के समय। नेक्स्ट है किस समय संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य होनी चाहिए? तो 2 माह के भीतर। राष्ट्रपति शासन 2 माह के समय, और आपातकाल जो है वो 1 माह के अंतर्गत स्वीकृत होना चाहिए।
भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो पंजाब में 1951, पंजाब 1951। अगला पॉइंट है वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? तो 2 माह। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, ध्वज, गान, गीत, कैलेंडर सबके बारे में बताया गया कि कब किसको अपनाया गया था। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेट के साथ आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय नदी गंगा 4 नवंबर 2008 को अपनाया गया। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को ये 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार दिया गया भारतीय ध्वज संहिता सन 2002 के अंतर्गत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, केवल लोकसभा के, केवल लोकसभा के। अगला पॉइंट है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य। लोक लेखा सदस्य समिति में 22 सदस्य, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का होता है। किस समिति को लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है? तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का। अगला पॉइंट है किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। अगला पॉइंट है सामान्यतः किस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो विरोधी दल का जो नेता होता है उससे, विरोधी दल के नेता को। अगला पॉइंट है लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? तो लोकसभा को, लोकसभा को। सार्वजनिक उपक्रमों समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, ठीक है, इसमें 22 सदस्य होते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, राजस्थान के नागौर। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से। 74वां संविधान संशोधन जो था वो नगर पालिका से। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 1/3, 1/3। ठीक है, अगला पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया? तो वो है बिहार, 50% आरक्षण दिया बिहार। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है? तो थुंगन समिति, थुंगन समिति। नेक्स्ट है किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी? तो LM सिंधवी समिति, LM सिंधवी समिति। अगला पॉइंट है पंचायत किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। पंचायत किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। नेक्स्ट पॉइंट है बलवंत राय समिति का संबंध जो है वो पंचायत से है। ये जितनी भी समितियाँ सब पंचायत से संबंधित हैं। कब स्थापना हुआ था ये भी कभी कभी ऑप्शन में पूछ देता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाने के लिए, तो आप इसे याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति 77 में। PBK राय समिति 1985 में हुआ था। LM सिंधवी समिति 1986 में और PK थुंगन समिति 1988 में। तो आप ध्यान से याद कीजिएगा तो 1 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है ना, 57, 77, 85, उसके बाद 86, तब 88। ठीक, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उल्लेख। अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ बताया गया। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना। ठीक है, अनुच्छेद 3 में राज्य क्षेत्रों के सीमा नामों में परिवर्तन बताया गया। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन के बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 111
संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति। अनुच्छेद 112 संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान। ठीक। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान। नेक्स्ट है 129 सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय। 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में चर्चा है अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 169 विधान परिषद की स्थापना एवं विघटन। विधान परिषद की स्थापना एवं विघटन। अगला है अनुच्छेद 200 विधानमंडल पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति। ठीक है, राज्यपाल की सहमति। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान। अनुच्छेद 214 राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन। राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि का उल्लेख। भारत की संचित निधि का उल्लेख। 267 भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है इसमें। 267 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 300 के क संपत्ति का अधिकार पहले या मौलिक अधिकार का भाग था। ठीक है, जिसे अभी 300 के क में रखा गया एक विधिक अधिकार के रूप में। ठीक। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। लोक सेवा आयोग की स्थापना जिसे 1926 में किया गया था। ठीक है ना। 324 अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 326 में नागरिकों को मताधिकार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण। SC ST के लिए। अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जातीय आयोग। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जातीय आयोग। 338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों का आयोग है। ठीक है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच हेतु गठित आयोग। ठीक। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। यह अनुच्छेद 343 में। और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। तो ये थे प्रमुख अनुच्छेद जो एक भी नहीं छोड़िएगा आप लोग, क्या कि इसमें जो भी दिया गया है एकदम सिलेक्टेड दिया गया। तो ये जो पूरा टॉपिक था आज लगभग मैंने करा दिया। तो अब इसके बाद जो होगा आपका इकोनॉमिक्स का जो टर्म होगा वो कराएंगे। तो आप लोग अभी जो पढ़ रहे थे वो पॉलिटी का टर्म था, मैंने पूरा ख़त्म कर दिया पॉलिटी को। तो ये शॉर्ट नोट्स बोलेंगे। अगर हम बड़ा सा मास्टर वीडियो लेकर आए तो कम से कम उसमें 5-6 घंटे लगेंगे आपको पूरा कराने में। तो ये शॉर्ट नोट्स एकदम सिलेक्टेड जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जो है ये सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को 100% बताऊँ, सही बताऊँ। और मेरा जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है एडुटेरिया का आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं उसमें चारों ऑप्शंस डिस्कशन करता हूँ और उससे रिलेटेड मैं 5-7 क्वेश्चन को बताता हूँ। तो आप 50 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप लोग जुड़िए मेरे साथ और मैं आप लोगों के लिए हमेशा हर एक एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे YouTube चैनल KRC को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तब। मैं ये नहीं ज़बरदस्ती करता हूँ कि लाइक करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे बेहतर कंटेंट दूँ। तब तक के लिए मैं फिर आप लोगों से विदा चाहता हूँ। फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ इकोनॉमिक्स का दौर लेके। ये 1000 का पूरा जो रैपिड फायर चला उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है यार। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए KRC को। धन्यवाद।